हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सी म्यूज़िक के नए सेशन में। दोस्तों, आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले हैं या बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं, तो यहाँ आप लोगों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का रहने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों 80 मार्क्स वाला के साथ-साथ आपको प्लस 40 मार्क्स वाला भी मिलने वाला है, यानी कि म्यूज़िक के साथ-साथ जीके और जीएस भी एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे गए प्रश्न यहाँ पे हैं जीके, जीएस वाले, और म्यूज़िक वाले भी जो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही सब प्रश्नों को यहाँ पे मैंने शामिल किया है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूँ आपको कि ये जो आपका 80 मार्क्स है ना दोस्तों, ये बिल्कुल मैं आपका पूरा का पूरा कवर करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस चैनल पे जितने भी सेशन पड़े हुए हैं आप जाके दृष्टिकोण यानी कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ से आपके 80 मार्क्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, तो हम बढ़े दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आप ही लोग के लिए रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि सब कुछ मिलाकर आप लोग के सामने एक साथ जो है आपके थाली में रख दिया जाए। तो दोस्तों ये थाली पेश है, पढ़ते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि सादरा के साथ किस ताल की संगति की जाती है। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा कि सादरा के साथ किस ताल की संगति, तो दोस्तों बताना है कि चार ताल, झपताल, एक ताल, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सेम जो है आपका प्रश्न जो यहाँ पे मिलेगा बीपीएससी पैटर्न पे आधारित प्रश्न मिलेगा। टोटल प्रश्न, फुल्ली इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, टोटल का टोटल, ठीक है? तो आपको ध्यान से करना है प्रश्न को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झपताल, ठीक है? झपताल। मात्रा की बात कर ले दोस्तों तो इसमें कितने मात्रा होते हैं? झपताल में 10 मात्रा होते हैं। अगर हम चार ताल की बात करें तो ये ध्रुपद के साथ होता है इसकी संगति, और इसमें कितने, चार ताल में 12 मात्रा और 6 विभाग होते हैं, ठीक है? अगर हम एक ताल की हम बात कर ले तो इसमें भी जो आपके 12 मात्रा हो जाते हैं और इसके भी आपके कितने, 6 विभाग हो जाएंगे। और इसमें आपके बात कर ले हम चार ताल में कितनी, चार ताली और आपके दो खाली, ठीक है? और एक ताल में भी चार ताली और दो खाली। और आपको कमेंट करके बताना है कि जब ताल में कितनी ताली और कितनी खाली होती है। दोस्तों क्या आपको व्याख्या जो कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है? तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यस, बिल्कुल आप लोग लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग यस लिखेंगे तो हम आगे भी क्लास में व्याख्या करते चलेंगे। अन्यथा आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं व्याख्या करना छोड़ दूंगा और सिंपल जो है मैं प्रश्न करवाता ही चलूंगा, ठीक है? आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि किस किस गीत को अस्तोभाक्षर या शुष्काक्षर भी कहा जाता है। तो कौन सा वैसा गीत है भाई? क्या धमार है, तराना है, ठुमरी है, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जवाब इसका क्या रहने वाला दोस्तों? क्या है? अस्तोभाक्षर या शुष्काक्षर, तो ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा गीत को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तराना को अस्तोभाक्षर या आपके शुष्काक्षर कहा जाता है। और तराना के आविष्कारक किनको? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और अलाउद्दीन जो थे वो खिलजी वंश के क्या थे? राजा थे, ठीक है? दोस्तों ये व्याख्या इसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैं एक्स्ट्रा व्याख्या कर रहा हूँ क्या आप लोगों को पसंद है या नहीं? आप लोग कमेंट कीजिएगा यस और नो के माध्यम से। आगे देख लेते हैं, तीसरा नंबर है कि किसी ताल में पात के स्थान को क्या कहते हैं। देखिए भैया, कोई ताल जो होता है जिसके कि पात का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए उसके पात को स्थान को, किसी ताल के में पात के स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई ताली। ऑप्शन नंबर सी, ताली। और क्या आपको पता है कि ताली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ताली को भरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा भाई, इसको भी आपको याद रखना है नोट करके, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 4 हमारा प्रश्न है कि संगीत का देवता इनमें से किन्हें माना जाता है। देखिए संगीत के देवता के रूप में जो माने हैं ना लोग, किसको माने हैं? तो वो माने हैं आपके अपोलो को माने हैं। ऑप्शन नंबर ए, अपोलो। भाई ये अपोलो कौन थे? तो ये आपके जीसस और लेटो के पुत्र थे अपोलो। कौन? ये अपोलो जो थे जीसस, ठीक है? जीसस और किसके? और किसके? लेटो। जीसस और लेटो के पुत्र थे। लेटो के पुत्र थे कौन? अपोलो। इन्हीं को क्या माना जाता है? संगीत का देवता माना जाता है, अपोलो को। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा नंबर 5, सामवेद के ऋचाओं के गाने को किस नाम से जानते हैं? देखिए सामवेद में भाई जो ऋचाएं होती है ना, ऋचाएं, उनको क्या कहते हैं कि गाने की जो क्रिया होती है ना, वो यानी उसको जो गाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सामवेद के जो ऋचाएं जो गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सामगान, ठीक है? उसको सामगान कहते हैं। और सामगान भाई कितने स्वरों का होता था? 3 स्वर। सामगान 3 स्वरों से किया जाता था। कौन कौन सा? एक होता था आपका उदात्त, दूसरा क्या होता था? अनुदात, अनुदात, और तीसरा क्या हो जाता था?
स्वरित, ठीक है, और तीसरा आपका स्वरित हो जाता था। देखिए उदात्त के अंदर में कौन से स्वर आते थे, अनुदात्त के अंदर में कौन से स्वर आते थे और स्वरित के अंदर कौन से स्वर आते थे, मैंने सब करवाया है। ये सब आपको बता दिया है कि कौन से स्वर जो है आपके उदात्त में है, कौन से स्वर आपके अनुदात्त में है। देखिए उदात्त यानी कि मैंने बताया था आपको कि 2 श्रुति वाला, और अनुदात्त मतलब कि 3 श्रुति वाला, और आपका स्वरित मतलब कि कितना कितना भाई आपको याद होगा तो आप लोग फटाफट बताइएगा, ये 4 श्रुति वाला, ठीक है। चलिए तो आप लोग पता कर लिए होंगे कि कौन सा स्वर किसके अंदर में आ गया। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर का कि संगीत की भाषा है। भाई भाषा क्या है, वक्र है? नहीं भैया, वक्र नहीं होगा। सपाट है? नहीं होगा। ये आपका संगीत की भाषा मौन है। क्यों है मौन? क्योंकि जो है दोस्तों इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि गाने वाला को कहा जाता है कि गाने वाला जो होता है ना भाई वो बहरा होता है, ठीक है, बहरा, और जो सुनने वाला होता है वो गूंगा होता है, तो इसलिए इसकी भाषा जो है मौन मानी जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मौन मानी जाती है। अगला प्रश्न है भाई उसका क्या है, जवाब होगा मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है। देखिए मतंग, वैसे हम गीतियों की बात कर ले तो गीतियाँ कितनी प्रकार की, अगर वैसे पूछे तो आपको 5 प्रकार बताना है गीतियाँ के, ठीक है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ये सब क्या है, ये सब गीतियों के प्रकार है जो कि सारंगदेव ने बताया था। लेकिन मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है, प्रश्न हमारा तो ये है ना भाई। तो मतंग के बारे में बताना है, इन्होंने 2 गीतियों को बढ़ा दिया था, यानी कि गीतियों की संख्या मतंग ने कितनी, 7 मानी है। ये आंसर याद रखिएगा, 7 मानी है। तो कोई कमेंट कर सकते हैं क्या मुझे कि 2 को बढ़ाया गया है, तो कौन कौन सा बढ़ाया गया है, ठीक है। 2 बढ़ा है तो वो 2 कौन कौन सा है, मैंने तो 5 बताया, आप 2 बताइए फटाफट कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों मैं करवा दिया हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं नहीं करवाता तो मैं बिल्कुल बता ही देता अभी अभी, लेकिन मैं आपसे कमेंट में जवाब चाहता हूँ कितने लोग इसको जानते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। आगे देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रकार के संगीत का वर्णन है। तो भाई बृहदेशी, सबसे पहले हम बात कर ले तो बृहदेशी की रचना किसने की, तो बृहदेशी ग्रंथ की रचना मतंग ने की है, मतंग, ठीक है, मतंग ने। इसका देखिए दोस्तों ग्रंथ का जो काल है ना, काफ़ी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कहीं पे आपको 6ठी शताब्दी मान लेगा और कहीं पे आपको 8वीं शताब्दी मान लेगा। तो भाई आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संगीत जो है मतभेद का भंडार है भाई, यहाँ पे काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। तो बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रकार के संगीतों का वर्णन है, तो दोस्तों जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के संगीतों का वर्णन है। अब अगर बात कर ले कौन कौन सा संगीत, तो एक हो जाए आपका वैदिक संगीत, ठीक है, और दूसरा संगीत जो होता है लौकिक संगीत। तो 2 प्रकार के संगीत का वर्णन है किसके अंदर, बृहदेशी के अंदर में, और बृहदेशी के अंदर में मतंग ने बताया है। आगे देखिए नंबर 9 जो हमारा प्रश्न है, नंबर 9, मतंग ने कितने मार्गी स्वरों का वर्णन किया है। देखिए मार्गी स्वरों की वर्णन की हम बात कर ले तो देखिए मार्गी जो होता है मतंग के द्वारा जो वर्णन किया गया है वो कितने, 7 स्वरों का वर्णन किया है। मार्गी स्वर कितने हैं मतंग के द्वारा, तो 7 है, ठीक है, मार्गी। तो आपको अगर एक प्रश्न और यहाँ से बने दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि देसी स्वर कितने हैं, तो दोस्तों देसी भी याद रखिएगा कि ये भी स्वर कितने हैं, 7 ही हैं, ठीक है, 7 ही हैं। मतंग ने 7 देसी और 7 मार्गी स्वरों के बारे में बताया है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, नारदीय शिक्षा, नारद शिक्षा का शास्त्रीय विषय क्या था। देखिए नारदीय शिक्षा का जो आपका शास्त्रीय विषय था, यहाँ पे नारद शिक्षा लिखा गया, आपको याद रखिएगा नारदीय यहाँ पे होना है, नारदीय शिक्षा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है आपके नारद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नारद के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है इसका शिक्षा का शास्त्रीय विषय क्या था, तो नारदीय शिक्षा का जो शास्त्रीय विषय था ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, सामगान था। याद रखिएगा क्या, सामगान। आगे देख लेते हैं नंबर 11 हमारा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, देखिए ये प्रश्नों को शामिल करने के पीछे हमारी एक वजह है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये सब के बारे में, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हैं और आप जो है एक्स्ट्रा जो जानकारी रखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते उसके लिए मैं बता दूं कि ये प्रश्न को शामिल करने की वजह क्या है, कि अगर दोस्तों कोई पूछे तो कभी हमारे विद्यार्थियों को जो है कभी किसी प्रकार की शर्मिंदगी करने का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको रखा हूँ। तो वर्तमान में बीपीएससी के चेयरमैन कौन है भैया, क्योंकि आप लोग को याद होगा ना अतुल प्रसाद, तो ये अतुल प्रसाद जी हट गए, ये अब नहीं है, ठीक है, ये आपके सुनील कुमार जी नहीं है, ये आपके सुनील कुमार हैं, आगे मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान में बीपीएससी के नए चेयरमैन जो है वो रवि मनुभाई परमार है, ठीक है, रवि मनुभाई परमार, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई भाई अगर पूछ ले कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भाई आप लोग बताओ कि बीपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो ये बात होती है ना, तो भाई आप मेरे स्टूडेंट को किसी को भी शर्मिंदगी होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल कर लिया। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शामिल किए हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए ये आपके चंद्रशेखर यादव ये नहीं है, ये पहले थे अब नहीं है, आलोक मेहता जी भी नहीं है,
इसका जो जवाब हो जाएगा सुनील कुमार है। ठीक है, ये आपके सुनील कुमार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि वो राजनीति में उतार चढ़ाव, कभी इसकी सरकार बनी कभी उसकी बनी, तो भाई ये सब तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये सब जो है स्टूडेंट के सर के ऊपर ये सब थोपा चला जाता है। भाई नाम याद करते रहो उनके, लेना देना कुछ नहीं भाई। तो क्या जवाब हो जाएगा? सुनील कुमार। आगे देख लेते हैं। नंबर 13 हमारा प्रश्न है कि किसी गीत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको माना जाता है? देखिए, कोई भी गीत हो दोस्तों, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा ना, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको माना जाता है, उसका जवाब आपको देना है फटाफट। तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग को माना जाता है, राग। और सबसे पहले राग शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपके मतंग के बृहदेशी में ही मिलता है, बृहदेशी। ठीक है, इसी ग्रंथ में राग शब्द की सबसे पहले जो है उल्लेख किया गया था। और वैसे अगर राग के बारे में अगर बात कर ले तो वो आपके सामवेद में मिल जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे एक गायिका थी जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। वह किस घराने से है? तो उनका घराना बताना है, यानी कि दोस्तों बताना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। प्रभा अत्रे किस घराने से है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, किराना घराने से है। और किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खां। ठीक है, अब्दुल करीम खां ये जो है आपके किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं। और ये 19वीं शताब्दी में बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी में ये घराने की नींव पड़ी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, या फिर कुल संख्या कितनी है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर कुल बात कर ले दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आपके हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग को मैं बताया था, जब राज्यों के लोक नृत्य जब आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ये सब बता दिए थे आपको। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नंबर 16, हिंदुस्तानी राग भूपाली को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हिंदुस्तानी का जो राग है भूपाली, ठीक है, राग भूपाली, उसको कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? भूपाली को मोहनम नाम से जानते हैं। राग भूपाली को मोहनम नाम से जानते हैं। और भूपाली क्या है? भूपाली जो है आपका ग और ध इसका वादी संवादी होता है, और म और नी इसमें वर्जित स्वर होते हैं। म और नी इसमें क्या होता है? वर्जित। म और नी नहीं लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और भूपाली की जाति क्या हो जाती है भैया? आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार अपने प्यारे हाथों से टाइप कर करके फटाफट। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, बिस्मिल्लाह खां की हम बात कर ले तो सबसे पहले ये इनका नाम आता है, शहनाई वादक है ये। ठीक है, शहनाई वादक हैं ये। और इनका जो था, आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि इनका क्या था, मूल नाम कमरुद्दीन खां। ठीक है, कमरुद्दीन खां इनका मूल नाम था। इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? फटाफट जवाब देना है। इसका जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी को इनको दिया गया था संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो स्थापना वर्ष थी 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 18, कुन्नाकुडी बैद्यनाथ का संबंध है। देखिए, कुन्नाकुडी बैद्यनाथ की अगर बात कर ले तो कुन्नाकुडी बैद्यनाथ का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ये आपके बीजी जोग से ये आपके मिल जाएंगे, यानी कि वायलिन से संबंध हो जाएगा। ठीक है, कुन्नाकुडी जी का संबंध किससे हो जाएगा? वायलिन। और वायलिन के जो है महान जो श्रेष्ठ जो कहे जाते हैं वो आपके थे बीजी जोग। ठीक है, याद रखना है, बीजी जोग, ये भी वायलिन वादक थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है, उस्ताद विलायत हुसैन खां का जन्म कब हुआ था? देखिए, विलायत हुसैन खां, संबंध भैया किससे है? तो ये आपके सितार से है। संबंध भाई ये आपके किससे है? सितार से है। तो ये अब सितार बजाते हैं, तो इनका जन्म पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो इसका जो जवाब रहने वाला है इनका दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, पंडित राम नारायण का जन्म कब हुआ था? देखिए, राम नारायण की अगर बात हो तो राम नारायण सारंगी बजायन, यानी कि इनका संबंध जो है सारंगी से हो जाएगा। इनका जन्म की हम बात कर ले राम नारायण की, तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1927 ईस्वी में कहाँ? राजस्थान के आमेर में हुआ था। आमेर, ठीक है, आमेर एक जिला है राजस्थान में, वहीं हुआ था इनका जन्म। 1960 में अगर बात कर ले तो भातखंडे जी का जन्म हुआ था। और 1972 की हम बात कर ले, 1872 की हम बात कर ले तो ये आपके कौन? पलुस्कर जी का जन्म हुआ था। यानी कि पलुस्कर जी जो थे भातखंडे जी से छोटे थे।
आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर का कि सारंगी को एकल संगीत वाद्यंत्र बनाने में किसका योगदान रहा है। देखिए, जो भाई सारंगी वादक होंगे उन्हीं का तो होगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे राजा खां भी है, बिंदा खां भी है और ये राम नारायण भी है। ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों सारंगी वादक हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जो सारंगी को एकल संगीत वाद्यंत्र बनाने में उनका योगदान रहा है, एकल। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नारायण। ठीक है, इनका जन्म अभी मैंने बताया कब, 1927 ईस्वी में। कहाँ, 1927 ईस्वी में आपके राजस्थान में। ठीक है, 1927 ही सही होगा। ठीक है, आपको याद रखना है 1927। हाँ ठीक है, मैंने 1927 ही बताया। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, तानसेन की गायकी का क्या नाम था। देखिए, तानसेन, आपको बता दें कि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक है, अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे और इनका जो था गायकी से संबंध था, कौन सा गायकी, तो ध्रुपद गायकी से इनका संबंध था। ध्रुपद की भाई कितनी वाणियाँ हैं, 4 वाणियाँ हैं। ठीक है, और इसके भाग भी कितने हैं, भाग भी 4 है। अगर हम वाणियों की बात कर लें तो कौन सा हो जाता है, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी और डागुर वाणी और आपके नौहार वाणी। ये आपके 4 प्रकार के वाणी हो गए और इसके 4 भाग भी हो गए, यानी कि इसमें जो 4 भाग हुए, अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। तो तानसेन का हम संबंध बता दें तो इनका संबंध जो है आपके ध्रुपद के गोबरहार वाणी से है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गोबरहार वाणी से इनका संबंध है। ठीक है, ध्रुपद के, तानसेन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विपंची किस वाद्यंत्र से जुड़ा हुआ नाम है। दोस्तों, विपंची की हम बात करें तो विपंची सितार तो सुने ही नहीं होंगे, तो इसलिए गलत। विपंची गिटार सुने हुए नहीं होंगे, गलत। तो विपंची किसका नाम है, तो भाई विपंची वीणा है। ठीक है, विपंची क्या है, वीणा है। तो विपंची किस से जुड़ा हुआ है, विपंची वीणा से जुड़ा हुआ है। और प्रसिद्ध वीणा वादक जो है, आपको पिछले सेशन में बताए थे कि असद अली खां, असद अली खां जो है प्रसिद्ध वीणा वादक है। और ये दोस्तों कौन सा वीणा, तो याद रखना है, रुद्र वीणा बजाते थे असद अली खां। ठीक है, आगे देखिए, बाकी आगे चर्च नहीं करेंगे, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए, क्योंकि सारा चर्च तो मैं कर ही दिया हूँ। आप जितना भी दोस्तों देखिए सेशन आप लोग देख लेंगे ना पूरा, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना चर्च ही करता हूँ, एक्स्ट्रा प्रश्न बनाता ही हूँ ना, कि आप लोग को मज़ा आ जाता होगा। बिल्कुल, आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए, क्या एक्स्ट्रा जो है आपको जो क्लियरिफिकेशन यानी कि जो व्याख्या करते हैं वो आपको क्या पसंद है या फिर नहीं। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं तो आप लोग को सीधे सीधे हम प्रश्न पे और उत्तर पे ले चलेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा करवाने के पीछे मकसद क्या होता है दोस्तों, ऐसा करवाने के पीछे मकसद होता है कि एक प्रश्नों के साथ साथ हम लोग उसके आसपास के भी प्रश्नों को देखते चल जाएं, इसीलिए मैं व्याख्या करता हूं। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस स्वर की 2 श्रुतियां है। भाई 2 श्रुतियां, 3 श्रुतियां और 4 श्रुतियां। अगर आप जान जाएंगे कि आपको चतुष 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारते त्रि ऋषभ धैवतो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो भाई श्रुति के आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो इसमें 2 श्रुतियां किसकी है, तो भाई द्वय द्वय निषाद गंधार, तो निषाद भी मिल रहा है और गंधार भी मिल रहा है, तो 2 श्रुतियों वाला 2-2 है भाई। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर हम म की बात कर ले तो सा म प षडज मध्यम पंचमा। ठीक है, ये आपके 4-4 श्रुतियों वाला स्वर है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न 25 नंबर का, रागों का परिचय खाली स्थान के द्वारा होता है। देखिए रागों का परिचय किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो रागों का परिचय जब हम लोग लक्षण गीत गाते हैं ना, लक्षण गीत, तो लक्षण गीत जब गाते हैं तो उसी के द्वारा क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि किस राग, ये कौन सा राग होगा। तो ये लक्षण गीत का उद्देश्य ही होता है रागों का परिचय करवाना। तो यहाँ पे रागों का परिचय जो हो जाएगा, इसमें क्या भराएगा खाली स्थान में, तो लक्षण गीत के द्वारा, लक्षण गीत के द्वारा होता है। रागों का परिचय लक्षण गीत के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। अगर प्रश्न आपसे पूछता दोस्तों कि लक्षण गीत का उद्देश्य क्या होता है, तो आपको जवाब देना है फिर कि रागों का परिचय करवाना। देखिए अगला प्रश्न है, राग तत्व विबोध, राग तत्व विबोध के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है राग विबोध होता है और एक आपका राग तत्व विबोध। तो जब भी आपके तत्व पूछे जाए, तत्व, क्योंकि तत्व लग गया तो नाम बड़ा हो गया ना भाई, तो आपको नाम जब बड़ा हो जाएगा तो श्रीनिवास याद रखना है। ठीक है, श्री लग गया आपका आगे में, तो ये भाई बड़े हो गए, ईश्वर है इनके आगे ही, तो आपको इस तरह से याद रखना है कॉन्सेप्ट लगाकर। तो राग तत्व विबोध श्रीनिवास। अगर राग तत्व पूछता तो फिर क्या होता, आप लोग राग तत्व के बारे में मुझे कमेंट कीजिए, राग तत्व। ठीक है, आप लोग जो है राग तत्व के बारे में कमेंट कीजिए कि राग तत्व के लेखक कौन है। ठीक है,
भावभट्ट या फिर कोई अदर? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर का। इनमें से कौन परमेल परवेशक राग है? देखिए परमेल परवेशक राग क्या होता है? परमेल परवेशक भाई कि जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाए उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग परमेल परवेशक राग। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं बार बार जय जयवंती को आगे ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक से अधिक ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे आपके मुल्तानी भी जो है वो भी परमेल परवेशक है और जय जयवंती भी परमेल परवेशक राग है। जय जयवंती दोस्तों किस थाट से किस थाट में? तो ये आपके खमाज थाट से काफ़ी थाट में प्रवेश करता है। और ये आपका मुल्तानी जो है ये आपके तोड़ी थाट से किस में प्रवेश करता है? तोड़ी थाट से। आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुल्तानी जो है कौन से राग से कौन से राग में जो है आपके कौन से थाट से कौन से थाट में प्रवेश करता है। तोड़ी से किस थाट में? आप लोग फटाफट ये भी आंसर लिखिएगा। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जवाब दें, क्योंकि दोस्तों जवाब देने से आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है। मैं इसीलिए आप लोगों से जवाब मांगते रहता हूँ, अन्यथा कोई आप लोग को परेशान करने का दोस्तों मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग को जब भी जो भी याद हो कंठस्थ से याद हो, क्योंकि कमेंट करेंगे तो एक तो आप लिखेंगे, एक तो आप उसको देखेंगे, तीसरा आप अपने ब्रेन चलाएंगे। तो भाई तीन तरह से लाभ होते हैं लिखने से। आप लोग ये चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें और मैं आप लोगों से प्रश्न भी पूछते चलता हूं। आगे देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि महिलाओं के तानपुरा में प्रथम तार किसका बना होता है? देखिए दोस्तों सावधान जरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार, देखिए आप लोग जानते हैं कि एक तार इसमें क्या होता है? पीतल का होता है। तानपुरे में एक तार जो होता है महिलाओं का वो पीतल का होता है एक, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि पहला होता है या अंतिम होता है। देखिए यहीं पे आपको जवाब मिल जाएगा। प्रथम तार किसका बना होता है? हम जवाब देते हैं यहाँ पे लोहा का बना होता है प्रथम तार। और प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीनों तार लोहा का बना होता है, लेकिन जो चतुर्थ तार होता है ना भाई ये आपका होता है पीतल का, याद रखिएगा। तो अंतिम तार होता है, आपको फटाफट यहाँ पे जवाब नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है कि एक पीतल का तो होता ही, लेकिन कौन? अंतिम वाला होता है। ऐसा ना कि प्रश्न पूछा है तो आपको फटाफट पीतल पे लगा देना है, नहीं, ध्यान देकर लगाना है। अंतिम तार पीतल का होता है। आगे देख लेते हैं 29 नंबर का। हारमोनी के कितने प्रकार होते हैं? देखिए हारमोनी का क्या होता है कि हारमोनी किस पे आधारित होता है? हारमोनी जो है आपके किस पे? कॉर्ड पे आधारित होता है। और ये आपके बात कर ले कि हारमोनी में क्या होता है कि संवाद स्वरों का वादन होता है। संवाद स्वरों का क्रमिक वादन किया जाता है हारमोनी के अंदर में। तो हारमोनी का प्रकार पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हारमोनी कितने प्रकार के? हारमोनी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर आपसे पूछे कि हारमोनी के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो जवाब देना है एक आपका सिंपल हारमोनी, और दूसरा क्या जवाब देना है आपको? कौन सा? कंपाउंड हारमोनी। ठीक है, सिंपल हारमोनी और कंपाउंड हारमोनी, यही 2 प्रकार के हारमोनी माने जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 30 का। अलंकार क्या है भाई? अलंकार क्या है? तो अलंकार में क्या होता है कि मेलोडिक, आपको मैं बता दूं कि अलंकार में मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है। अलंकार क्या है? अलंकार मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है, इसलिए जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग बढ़ेंगे, अब जी के जीएस का सेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो जी के जीएस वाले सेशन में हम लोग बढ़ गए हैं। यहाँ पे अब प्रश्न करेंगे जो कि यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब जो जितने भी प्रश्न है आपके बीपीएससी में पूछे जा चुके प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पे देखना है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका आयु का अध्ययन किया जाता है। देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका आयु का अध्ययन किया जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है। देखिए अब यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों उलट कर कि वृक्ष के आयु ज्ञात करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष की आयु के लिए किसका अध्ययन करते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, किस में अध्ययन करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में, याद रखना है। ठीक है, और झाड़ियों के लिए क्या होता है? झाड़ियों के लिए फटाफट आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, डेंड्रोलॉजी होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? पौधे के जो संरचनात्मक सहायता जो प्रदान करता है दोस्तों, उसका जवाब क्या हो जाएगा संरचनात्मक? तो वो हो जाएगा आपका लिग्रीन। ठीक है, लिग्रीन, ऑप्शन नंबर बी लिग्रीन। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर का कि कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट जो होता है ना उसमें क्या होता है? तो उसका जवाब देना है कि उसमें क्या होता है। तो कपड़े वगैरह या फिर बर्तनों को जो सफाई करते हैं, क्या उसमें बाइकार्बोनेट होता है, नाइट्रेट्स होता है या सल्फोनेट्स होता है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब होगा सल्फोनेट्स, उसमें सल्फोनेट्स होता है। ठीक है,
तभी जो है अच्छे से साफ हो जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है 34, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक एंजाइम है। दोस्तों एंजाइम को पहचानना है, लाइपेज है, एस्ट्रोजन है या मेलाटोनिन है, कौन सा इनमें से एक एंजाइम है। तो जवाब हो जाएगा इसमें आपका लाइपेज। लाइपेज क्या है, लाइपेज एक एंजाइम है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम है और मेलाटोनिन ये भी आपके एक प्रकार के हार्मोन है, इसलिए जवाब हो जाएगा एंजाइम कौन है, तो लाइपेज है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर का कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए भारी जल यानी कि इसको क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका सूत्र होता है D2O, ठीक है। तो भारी जल, और इसमें क्या होता है, भारी जल होता है और इसमें ग्रेफाइड होता है, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग, भारी जल का और ग्रेफाइड का, इसलिए जवाब हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है। देखिए कभी कभार प्रश्न पूछता है ना दोस्तों कि भारी जल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका कि सूत्र मैंने D2O बताया। आगे देखिए हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन कौन सा है। दोस्तों ये आपको फटाफट जवाब दे देना है आपको खुद से, क्योंकि आप लोग इसमें बता सकते हैं विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, ये जवाब हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। अगर आपसे एक और प्रश्न बने कि मछलियों के यकृत में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है, तो यही विटामिन है भैया मछली के यकृत में, विटामिन डी, ठीक है। चलिए तो हमारे शरीर में तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन डी है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर का कि दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नालिका रहित है। देखिए नालिका रहित जिसमें कि नालिका नहीं होती है, रहित मिस होता है रहना नहीं भाई, ये होता है नहीं होती है। तो कौन सा, क्या किडनी, किडनी में तो भाई होती है, क्षमता है, इसमें क्या होता है, ब्लड जो है इसमें प्यूरिफाई होता है किडनी में। तो ये आपको याद रखना है। यकृत, यकृत यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर जिसको कि कहते हैं, लीवर। और ये आपका जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आपके नालिका रहित है, इसमें नालिका नहीं होता है, इसलिए जवाब हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। आगे देख लेते हैं 38 नंबर का प्रश्न हमारा है गोलीय दर्पण। देखिए आपने क्लास 9-8 में पढ़ा होगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। देखिए सब कुछ वही रहता है दोस्तों, अगर 8, 9, 10, 11 अगर सबको ही बढ़िया से अगर पढ़ लेना तो भाई कुछ भी कर सकता है वो। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है भाई, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, वो क्या होता है आपको बता दें कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के ना आधे के बराबर होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर का, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है। देखिए दोस्तों आप लोग को शायद जीके जीएस का सेशन थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो बोरिंग लगने से काम नहीं चलेगा, आपको इंटरेस्टिंग बनाना है और इसको अच्छे से याद करना है। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, ठीक है, पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, नमो रैपिड मेट्रो, वंदे भारत, नमो भारत या उपरोक्त में से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या रहने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा नमो भारत। ये क्या है, नमो भारत के अगर बारे में अगर बात कहा जाए, आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको बता देना है कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है नमो भारत। आगे देख लेते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन से बना है। देखिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है आपके संविधान संशोधन की हम बात कर ले तो नारी शक्ति जो है 106वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है संशोधन से बना है 106वां। अगला प्रश्न है एक जिला एक बल की नीति कहाँ लागू की गई है। एक जिला एक बल, इसका जवाब क्या होगा, एक जिला एक बल की जो नीति है वो कहाँ लागू हुई है, आपके मणिपुर में लागू हुई है, ठीक है, कहाँ, मणिपुर, ठीक है, आपको याद रखना है मणिपुर। और आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि खोंग एक वाद्य है जो किस राज्य का है, ये आपके मणिपुर राज्य का है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर का कि बिहार का इनमें से कौन सा जिला झारखंड की सीमा साझा नहीं करता है। तो साझा जो नहीं करता है वो कौन सा, देखिए मैं बात कर लूँ आपके अगर नवादा की, तो नवादा जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। जमुई की बात करें तो जमुई भी साझा करता है, लेकिन अरवल जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, अरवल सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है। दोस्तों छोटा प्लेट इनमें से कौन सा नहीं है, अरेबियन प्लेट, प्रशांत प्लेट या फिलीपीन प्लेट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कौन सा प्लेट जो है आपका छोटा नहीं है,
तो ये जो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा छोटा नहीं है, यानी कि वो क्या है भाई, बहुत बड़ा है और क्या है, विशाल है। तो कौन सा प्लेट जो है उनमें से छोटा नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा प्रशांत प्लेट। ये छोटा प्लेट नहीं है, बाकी सब इनमें से क्या है, अरेबियन प्लेट छोटा है, फिलिपिन प्लेट भी छोटा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बनावर पहाड़ी स्थित है। देखिए बिहार के किस जिले में बनावर की पहाड़ी, यानी कि जिसको बड़ावर का पहाड़ भी बोलते हैं, तो बड़ावर की पहाड़ किस जिले में, तो जवाब क्या हो जाएगा, गया नहीं, नवादा नहीं, ये आपका जवाब हो जाएगा जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद में आपका क्या है, बनावर का पहाड़ी कहाँ स्थित है, जहानाबाद में। वहाँ का भाई काफ़ी इतिहास है बनावर की पहाड़ियों के बारे में, किसी बार मैं बता दूंगा अच्छे से डिटेल्स में। देखिए टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि है, टोम्बोलो एक प्रकार का भूमि है, वही पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की भूमि है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इसका जवाब से कि इसका जवाब क्या हो जाएगा कि टोम्बोलो जो है वो आपके क्या है, तटीय भू आकृतियाँ है। कैसी भूमि है, तटीय भू आकृतियाँ है। ठीक है, किस प्रकार की भूमि है, तो तटीय भू आकृतियाँ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं 46 नंबर का प्रश्न है हमारा कि हिमालय के किस भाग में हमें करेवा संरचना मिलती है। देखिए करेवा संरचना जो है हिमालय के किस भाग में मिलती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो हिमालय के किस भाग में मिलती है, करेवा संरचना मिलती है किस भाग में, तो ये आपके कश्मीर हिमालय के भाग में मिलती है। ठीक है, कश्मीर हिमालय के भाग में ये आपका मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं 47 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी जो है आपकी भारत की वो सबसे व्यापक है और अधिक उत्पादक है। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि काली मिट्टी जो है आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं और कपास की खेती के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त मिट्टी। अगर कपास की खेती के बारे में बात करेगा ना तो काली मिट्टी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सवाना। ठीक है, इसको सवाना कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना। और शीतोष्ण को क्या कहते हैं, शीतोष्ण। देखिए उष्ण होता है एक शीतोष्ण होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रेयरी। लेकिन ये आपके उष्णकटिबंधीय है तो ये आपके सवाना हो जाएंगे, शीतोष्ण नहीं पूछ रहा है। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न आपका है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। यानी कि दोस्तों जब समाचार पत्र जब निकल रहे थे ना तो हिंदी भाषा में जो हुआ था पहली बार, तो वो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र हिंदी में, वो कहाँ से हुआ था, प्रश्न ये है। जवाब देना है आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से हुआ था जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसका गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। देखिए दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि ध्यान लगाते हैं ना, इनमें से किसका संगठन दादा भाई नौरोजी, तो आप लोग आगे बिल्कुल पढ़े हुए समझ जाते हैं कि किसने किया होगा, और नज़र भी चला जाता है इस पर कि लंदन इंडिया सोसाइटी। आप लोग फटाफट ए टिक भी कर देते होंगे, लेकिन ध्यान देना है यही चीज़, फटाफट जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है इसकी, तो यहाँ पे पढ़ना है पूरा कि किसका गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। और आपके हम बात कर ले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। लेकिन कौन नहीं किए थे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था ये आपके स्थापना नहीं किए थे दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज आपके 50 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट संगीत के 30 प्रश्नों के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मैंने आपके जीके जीएस सेशन का भी करवा दिया। तो चलिए अब आप लोगों की बारी है, आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि दोस्तों आप लोग को यह सेशन जो है कैसा लगा है। और दोस्तों मैं मिलूंगा कुछ आपसे नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।